अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा देर से हम आपके पास आए हैं बिकॉज इससे पहले आप देख रहे थे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस महातीर और इमरान खान साहब की, जो कि बराह रास्त आ रही थी मलेशिया से। बड़ी ही अहम नकात पे यहाँ पे बात हुई, जिस तरह कि इन दोनों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि तिजारत अहम तरीन इशू है जिस पर बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें कशीदगी है, मुश्किलात हैं, इसराइल की क्या पॉलिसी है, दुनिया किस नहज की तरफ बढ़ी है, ये वो अहम मामला थे जिसको कवर किया गया। और ख़ास तौर पे अगर हम इंतहा पसंदी की बात करें, नफ़रत अंगेज़ी की बात करें, तो ये हमारा माशरा, और यानी बिलखुसूस यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम उम्मा की बात नहीं करूँगी, आलम इंसानियत की तरह के लिए ये हमें एक दीमक की तरह, बिल्कुल एक कैंसर की तरह निगल जाता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, एक ऐसा इंसाफ पे मबनी माशरा जिसमें सबके पास मौक़े हों। कैंसर का जिक्र कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि 4 फरवरी दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से मनाया जाता है। इसके आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं पूरी दुनिया में। इसकी आगाही बढ़ाने के लिए, इसके इलाज को मज़ीद लोगों तक ईज़िली पहुँचाने के लिए, ताकि वो अफोर्ड कर सकें, अपनी ज़िंदगी, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें, ये दिन आज इसकी आगाही बढ़ाता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक द शो फॉरवर्ड। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पूरी दुनिया में कैंसर के हवाले से आज इस दिन को, इसकी आगाही के लिए, और जल्द अज जल्द आप इलाज की तरफ जाएं ताकि मर्ज़ की तशख़ीस के बाद आप कीमती वक्त को ज़ाया ना करें और कीमती जानों को बचाया जा सके। लेकिन इसके अलावा भी जब कोई नन्ही सी जान इस दुनिया में आती है तो वो अपने साथ लेके आती है बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ। उसके प्राइमरी केयर गिवर्स यानी वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जितना हो सके उसका ख्याल रखें। बेज़ुबान सा होता है उस वक्त बच्चा और अपनी कई चीज़ों के बारे में आपको आगाह नहीं कर सकता। लेकिन आज इस मौजू के बारे में हम बात करेंगे कि हम सबका फोकस कहीं ना कहीं उस नन्हे मेहमान की तरफ चला जाता है, बट हु वी फॉरगेट इज़ द मदर। आपको बताते चलें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियलिटी, और कहा जाता है कि हर 4 में से 2 ख़वातीन कम अज़ कम इससे ज़रूर गुजरेंगी। यानी 50% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ्स एंड अप विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आपकी बॉडी दोबारा केमिकल्स को, हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होती है, साथ साथ एक नए तर्ज ज़िंदगी जिसमें आपने एक और नन्ही सी जान का ख्याल रखना है। ये तमाम जिम्मेदारियाँ आपके अंदर भी एक तब्दीली लेके आती हैं, लेकिन समहाउ हमारे माशरे में इसके बारे में बात नहीं की जाती। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलम नाज, यू नो हर एज द रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है, किस किस्म की सपोर्ट उस न्यू मदर को उस वक्त रिक्वायर्ड होती है। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा झटपट हो गया बिकॉज इन द मॉर्निंग देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुझे बताइए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कल्चरली हमारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ख़वातीन इस प्रोसेस से गुजरती हैं उनको ख़ुद नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम क्या है या ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या चीज़, राइट। जैसे एक बेबी पैदा होता है तो जो मदर होती है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत मुतासर हो रहे होते हैं, राइट, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में बहुत पीक पर होते हैं वो बिल्कुल गिर जाते हैं। हाँ। उसकी वजह से आपके बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। देखिए, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जैसे कोई नई जान आई है तो आप घबराएंगे, आप फिक्रमंद होंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड होगी, एंड यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूं। एग्जैक्टली। तो ये जो एंजाइटी होती है ऑफ बिगिनर्स एज मदर्स, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, राइट। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ती जाती है, ये एक्सपीरियंस आपका विद टाइम सेटल नहीं हो रहा होता है, अगर आप उस मदरहुड के पीरियड को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अगर आप बच्चे से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे होते हैं, तो दैट मीन्स कि कोई चीज़ है जो कि सही नहीं जा रही है। और हमारे माशरे में क्योंकि एज अ मदर एक बीइंग को इतना ऊपर का मकाम दिया गया है, इतना हाई दर्जा दिया गया है कि वुमेन देमसेल्व्स फील गिल्टी कि अगर मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रही, यानी कि मैं ही कुछ गलत कर रही होंगी। 2-3 चीजें जो हम कॉमनली सुनते हैं कि अगर चिड़चिड़ापन है, अगर वो अपने गुस्से का, झंझलाहट का इजहार करती है एक नई माँ, तो आप उसको फौरन कह देते हैं कि यार शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की वजह से बच्चा रात को जगाता है, नई रूटीन में भी सेटल कर रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा डीपर होता है। दूसरा नीलम, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो हम कल्चर की बात कर रहे थे, अगर कभी भूले भटके वो माँ किसी बड़े से, बुजुर्ग से, अपनी माँ से या सास से ये कन्फेस भी कर
कर दे कि आई एम फीलिंग डिप्रेस, तो उसको कहा जाता है तुम नाशुक्री कर रही हो, बच्चा तो इतनी बड़ी नेमत है और तुम्हारा ये फील करना, यानी आपने रद्द कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया उसकी फीलिंग्स को। हाउ शुड वी गिव सपोर्ट टू अ न्यू मदर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ उस वक्त होती है वो आपका सोशल सपोर्ट होता है, ठीक है, कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट, ठीक है, वो कितना इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी हैं और आपके घर वालों का रोल कैसा है उस बेबी को रेस करने में, क्योंकि इनिशियल पीरियड जो होता है वो बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है। तो यू नो, सिर्फ इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ वो जो मदर होगी वही उसको अटेंड करेगी। हमारे यहाँ जनरल क्या होता है कि बच्चा जब तैयार होता है, वो खिला पिला कर खेल रहा होता है, तो हर कोई आकर उस बेबी को ले लेता है। जैसे ही बच्चा वो रोना शुरू करता है या वो घबराना शुरू करता है तो हम मदर को उठा के दे देते हैं, तुम संभालो। अब मदर को तो नहीं पता है, शी कांट ऑलवेज नो व्हाट द बेबी वांट्स, राइट। अब उसको इस चीज़ पे ऊपर एंजाइटी हो रही होती है कि आई एम अ बैड मदर, मैं अपना काम सही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बेबी परेशान हो रहा है। दूसरी चीज़ ऐसे सोसाइटी जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम फौरन से जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं, अरे तुम्हारा बेबी इतना दुबला सा है, मेरा बेबी तो जब इस एज में बिन मांगे की सलाह। Exactly. यानी अगर पहले खुद ही एक मसला क्रिएट करते हैं, मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं और उसके बाद फिर उसकी रेमेडीज भी खुद देने लगते हैं। एग्जैक्टली, और हम बिना मांगे वो सपोर्ट देने लगते हैं, वो एडवाइसेस देने लगते हैं जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं होती हैं। और हर बच्चा नोटिस नहीं है कि पेरेंटिंग ऐसा लगता है कि एक सिंगल हैंडेड जॉब भी हम माँ के लिए बना देते हैं, यानी उन्हीं इमोशन से, उसी जिंदगी की तब्दीली से एक फादर भी गुजर रहा है या उसका पार्टनर भी गुजर रहा है। लेकिन देखने में आया है कि अगर उन्होंने पार्टनर ने रोज काम पे वैसे ही जाना है तो द मदर इज स्टक विद टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, तो फादर वेरी कन्वीनियंटली या तो वो दूसरे कमरे में या गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर देते हैं एज अ न्यू पेरेंट, राइट। देखिए, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज अ कपल, क्योंकि आप दोनों के रोल्स चेंज हो रहे हैं, यू जस्ट नॉट अ हस्बैंड एंड वाइफ एनीमोर, आप एक मदर और फादर हो चुके हैं। तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। प्रेगनेंसी में फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर्स भी होते हैं। आप आए दिन ड्रामों में ये बड़ा कॉमन सीन देखते हैं कि जैसी लड़की प्रेग्नेंट हुई तो लोग कहते हैं भाई ऐसा कौन सा अनोखा काम कर रही है, दुनिया में सब माँ बनते हैं। तो ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी टाइम मजीद आपने एंजाइटी क्रिएट की हुई है। अब अगर वो उसके बाद फिर इजहार करे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम फीलिंग इमोशनली लो, तो उसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं है। नीलम, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हर प्रेगनेंसी में आता है? लाइक फॉर एग्जांपल हम काफ़ी हद तक लोगों को जब आगाही देते हैं तो वो पहले बच्चे के वक्त तैयार हो जाते हैं, बट इज़ इट पॉसिबल कि एक माँ को अपने पहले बच्चे की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना हो, दूसरे या तीसरे बच्चे के बाद हो? डेफिनेटली। देखिए, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ना, वो आपकी फिजिकल और आपकी सोशल सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आपके हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे तो ज़रूरी नहीं कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना हो, ठीक है। फर्स्ट बेबी के दौरान हो सकता है आपका एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव रहा हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आप स्ट्रांग हो, इमोशनल स्पेशली अगर अनप्लान्ड बेबी आपका होता है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उस बड़े चेंज के लिए रेडी नहीं होते हैं, राइट। तो ये कोई रूल बुक नहीं है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके मूड में जो चेंजेस आ रहे हैं और आपके बेबी से कनेक्ट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं और वो मोर देन 2 weeks आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी लास्ट कर रही है, राइट, so that means कि it's something that's not normal baby blues, right? That means it's something more significant और आपको इसको देखना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ख़वातीन को खुद एड्रेस करना पड़ेगा कि that what I'm feeling is something that's not okay and I need to talk about it. I had this brilliant study. I met this wonderful girl from Lahore जिनका एक startup project था। नीलम, मैं आपको बताऊँ कि they went to दाता दरबार and they found out कि a lot of people जो devotees वहाँ पे आ रही थी उसमें बहुत सारी new mothers थी, and obviously क्योंकि हमारे यहाँ therapy and काउंसलिंग इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि ये ख़वातीन वहाँ पे आती थी जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनकी जहनी कैफियत है, उसके लिए वो एक सहारा ढूंढ रही होती हैं। सो देयरफॉर दे कम देयर वेरी ऑफन। सो दीज पीपल व्हाट दे डिड वाज, इन्होंने एक ऐप बनाई, और ये बहुत ही, हम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का राशन खाना पीना उनके लिए बहुत अहम है। नीलम, इट वाज सच अ सिंपल येट अ ब्यूटीफुल आइडिया। उन्होंने एक ऐप बनाई और रोज़ाना बेबी के लिए या उस नई मदर के लिए 10 टास्क दिए, सिंपल थिंग्स कि आप उठें, अपने आप को तैयार
करें, नहाए धोएं, बालों में कंघा करें, खुशबू लगाएं, बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलें। और अगर वो 10 दिन तक कंसेक्यूटिवली ये टास्क करती थी तो 10वें दिन 15वें दिन जो भी उनका एक रिवॉर्ड पीरियड था, दे वर रिवॉर्डेड, एंड दे वर रिवॉर्डेड बाय गिविंग राशन, घर के लिए चावल, आटा, चीनी दे दिया, बट देयर वाज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एंड द मार्वलस थिंग वाज कि जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आई थिंक देयर वाज अ सेक्शन साइज ऑफ 50 या 100 खवातीन, उसमें से 80 to 90% वर एबल टू कम आउट ऑफ देयर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो अगर मैं आपसे टिप्स लूँ, इस वक्त हमारे देखने वालों में से हो सकता है कोई शख्स ऐसा हो जो मदद के लिए नहीं पुकार सकता, जो काउंसलिंग थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकता, आप उनको टू डू टास्क दिन में 5 ऐसी चीज़ें बताएं जो उनको ज़रूर करने हैं, दैट वुड हेल्प देम। देखिए, सबसे पहले तो है कि अपनी जो पुरानी लाइफ है, बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर बेबी की लाइफ में से वो जो भी एक्टिविटी थी जो आप इंजॉय करते थे, चाहे वो फ्रेंड के साथ एक कप कॉफ़ी पीना था, कोई अपना फेवरेट ड्रामा देखना था, वट एवर इट वॉज, डू दैट, so that you remember कि you more than a mother, you have more things in your life just than that. आपकी शनाख्त सिर्फ और सिर्फ एक माँ होना नहीं है, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, और वो वाली ज़िंदगी को बिल्कुल लॉक लगा के आपने छोड़ नहीं देना। Exactly. और प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प जहाँ आपसे खुद मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है हाउ टू बी द बेस्ट मदर, यू आर ऑल्सो लर्निंग, ठीक है, सो जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड आस्क हेल्प। अगर कोई चीज़ मैं तो ये पूछना चाहती हूँ नीलम आपके तवज्जुद से, ये बेस्ट मदर कंपटीशन हो कहाँ रहा है? यानी मुझे समझ नहीं आता, हर यंग मदर, यानी बेशक आपके बच्चे की उम्र कुछ भी हो, चाहे वो 6 महीने का हो या 16 साल का हो या 26 साल का हो, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी को प्रूव करे कि वो दुनिया की बेहतरीन माँ है। Why? और ये कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड गोल नहीं है। एज लॉन्ग एज यू जेन्युइनली इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड, आप सीखते रहोगे, गलतियाँ भी होंगी, आपसे भी होंगी, बीवी से भी होंगी, एंड यू विल ग्रो आउट ऑफ इट। जस्ट स्टे कनेक्टेड टू योर चाइल्ड एंड हैव अ हेल्दी कम्युनिकेशन विथ योर हस्बैंड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग दोनों मिलकर कोई ऐसे एक्सपीरियंस करें, ठीक है, दैट कीप्स यू कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आई हैव अ फीलिंग कि हम जब इस मौजू पे बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा आई वांट टू बी अ लिटिल फॉरवर्ड लुकिंग एंड टॉक अबाउट अ डेट नाइट विद योर हस्बैंड। वैसे तो हम कहते हैं ना डेटिंग, कनेक्टिंग हमें मायूब लगती हैं अपने माशरे के हवाले से, लेकिन एक आपका शरई रिश्ता है, आपका स्पाउस है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका सिर्फ रिश्ता या कनेक्शन सिर्फ बच्चे या घरदारी या घर को चलाना नहीं होना चाहिए। यू मस्ट मेक टाइम एवरी वीक कि आप दोनों मियाँ बीवी अपने साथ एक अलोन टाइम रखें, जिसमें आपके बच्चों को साथ होना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, और ये जरूरी नहीं है आपको एक्सपेंसिव आउटिंग करें, आप एक ड्राइव पर ही क्यों ना चले जाएं, जितना आपको टाइम मिलता है मूवी देख लें, जिसमें कोई आपको इंटरफेयर ना करे। जितनी आपकी रिसोर्सेस हैं, जितनी आपकी वो चीज़ें, उस हिसाब से करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगेन आउटसोर्स करना शुरू करें, ठीक है, बेबी को थोड़ा टाइम। आपका जो देखिए, अगर हम कल्चर की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे और लोग हैं हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपकी खाला होंगी, आपकी मदर होंगी, आपकी सास होंगी, उनको भी इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस में एंड आउटसोर्स द बेबी, ठीक है, 2 घंटे उनके साथ खेलने दें, सो दैट यू गेट सम टाइम टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। माशरे की सबसे बेहतरीन चीज़ ये कहते हैं ना कि हम एक फैमिली ओरिएंटेड कल्चर हैं, बड़ी हमारे पास सपोर्ट मौजूद होती है, फैमिलीज़ होती हैं, तो फिर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी बेबी की परवरिश, उसकी तरबियत में इन्वॉल्व करें। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर विद अस। और इस टॉपिक को आज हमने ख़त्म नहीं किया, हम इसको दोबारा उठाएंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि एक सवाल मेरे पास आया था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हमें 2 किस्में नज़र आती हैं, एक वो जिसमें द वाइफ वांट्स टू कनेक्ट एंड बिकम्स क्लिंगी फॉर द हस्बैंड, और दूसरी तरफ वो जब उसको हस्बैंड से ही चिढ़ हो जाती है, बस सारे आ जाए, ये सामने नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर, वी टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। अभी हम बढ़ेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट यानी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है जी मेरा बड़ा फेवरेट है, बिकॉज हम बात करने लगे हैं सियासत की, लेकिन सियासतदानों की नहीं। आमतौर पे हमें लगता है कि हम सभी सियासत का शिकार हो रहे हैं, यानी या तो ऐवान बाला में लिए हुए जो डिसीजंस हैं वो हमारी ज़िंदगी पे असरात उसके मुरतब हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आम आदमी हमेशा ये कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है कि चाहे घर हो या दफ्तर, हर जगह सियासत हो रही है और मैं इसका निशाना बन रहा हूँ, एंड वी लव टू प्ले विक्टिम दैट वे। यहाँ पे मुझे याद आया कि हम बात करते हैं अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों की, तो अभी हाल ही में जो अहदे वफा ड्रामा चल रहा है उस पर लोगों ने कहा कि सिम्बॉलिकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 4 दोस्तों की कहानी है जो कि अलग अलग प्रोफेशंस या फील्ड्स में जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि वो जिन प्रोफेशंस का चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं, वो दरअसल हमारे माशरे के या किसी भी माशरे के 4 बहुत अहम सुतून हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट पिलर्स की, यानी द मिलिट्री, द सिविल सर्विसेज विच इज़ द ब्यूरोक्रेसी,
मीडिया एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। और दिखाया ये गया है, आई डोंट नो इफ दिस इज इंटेंशनल और नॉट, कि उन चारों दोस्तों में जो सबसे ज़्यादा निकम्मा था पढ़ाई में, जिसको पढ़ाई से कोई रुग़बत नहीं थी बल्कि वो फेल भी हो जाता था, वो सियासतदान बन गया और वो पार्लियामेंटेरियन भी बन गया। तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि क्या हमें वाकई लगता है कि जो हमारे यहाँ सबसे नाअहल होते हैं लेकिन दिमाग के बड़े शातिर होते हैं, वो लोग पहुँचते हैं सियासत में। सबसे पहले इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय पैनल। जो भी आपका मैनेजर है, लीड होता है, वो कोशिश होती है उसके अपने बंदे हायर हों। तो अब नीचे तबके के जो लोग जॉब पे लग रहे हैं, उनका यही है, वो सियासत मारे जा रहे हैं। वो कुछ टाइम बाद या तो खुद छोड़ देगा या उसको इतना तंग कर दिया जाएगा कि वो जॉब को छोड़ दे। खानदान में तो सियासत चलती रहती है कि जो अमीर तबके के लोग हैं वो नीचे वाले जो चाचा मामू हैं उनको ज़रा दबा रहे हैं, और जो नॉर्मल वाले हैं बस वो चल ही रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरह सियासत चली रही है सबके अंदर। पैदाइशी तौर पे एक सियासतदान ही होता है, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं, तो उस वक्त देख रहा होता है। लेकिन सियासत तब बुरी हो जाती है जब हम किसी की कॉस्ट पे कर जाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा के कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे माशरे के अंदर आम है। इस चीज़ का शिकार तो हर कोई होता है, लेकिन जाहिर सी बात है अब कुछ हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे काम आ जाता है, कुछ हमारे नसीहत के तौर पे काम आ जाता है। इसका शिकार हर कोई है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, तालीमी इदारे हों, कहीं ना कहीं बंदा इसका शिकार होता है। काफ़ी यानी एहतियात करते हैं इन चीज़ों से। मतलब अब एक तरह से ये क्या है कि हम लोग जो है ना इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। अब काफ़ी अपने माइंड को जो है ना इस चीज़ के लिए तैयार रखते हैं कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है ना। एक ग्रुप बना हुआ होता है कि उसकी टांग है वो उसकी खींचता है, उसकी टांग वो खींचता है कि वो आगे बढ़ जाए, वो बोलता है मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये होती है सियासत। जो ऑफिस का बॉस होता है ना, वो भी सियासत ही कर रहा होता है, वो मज़े ले रहा होता है। मज़े ऐसे लेते हैं कि सर वो देखते हैं ना कि एक बंदा दूसरे से जेलिस हो रहा है, तो जेलिस वाले को सपोर्ट कर रहा होता है कि ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहे और काम अच्छा चलता रहे, उसको ये मज़ा मिल रहा होता है, उसका काम अच्छा हो रहा होता है। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। क्या समझते हैं, आप भी सियासत का निशाना बनते हैं या नहीं? पैनल से भी यही पूछते हैं। ज़बरदस्त पैनल है जी। हमारे साथ मौजूद हैं चेंज कंसल्टेंट, बिहेवियरल एक्सपर्ट एंड यू नो दिस इंटायर पैनल हैज़ द सेम डेफिनेशन। ये अपने अपने नज़रिए से लोगों में चेंज को एम्ब्रेस करने की क़ुव्वत और स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी तब्दीली पसंद नहीं आती है। हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन नकवी, ज़ैनब अंसारी एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस नासिर मुस्तफ़ा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। शिपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, सियासत हम सब जानते हैं कि इट्स एज ओल्ड एज ह्यूमन काइंड इटसेल्फ, लेकिन फिर भी एक हमारा लव एंड हेट रिलेशनशिप क्यों है इसके साथ? क्योंकि कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है। छुरी अच्छी होती है या बुरी होती है? इट्स न्यूट्रल, हाउ यू यूज़ इट। न्यूक्लियर पावर अच्छी है या बुरी है? इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। तो पॉलिटिक्स भी वैसी ही है। वैसे तो बड़ी नेक नियति से बनाई गई थी। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आप देखें तो इट्स द साइंस ऑफ पावर। यस। और वो आपके 5 साल के बच्चे में भी हो सकती है, आपके माली और सब्जी वाले में भी हो सकती है। उसको किया क्या जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि अंजाम क्या होता है। बट वी हैव डीमोनाइज्ड इट ना। हम समझते हैं ज़ैनब कि पावर बुरी चीज़ है, और जब भी पावर, वही एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम तो ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हमें लगता है कि जिसके पास जोर है, यानी ताकत है, वो उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। ये सही बात है सोचना। This depends on the structure of the mashra itself to start with. Obviously, if you're in a developing nation, these problems are there because structurally we're weak. But when you're going towards more developed nations, if you're going to Sweden, you're going to Norway, you're going to these areas, you see a very different use of the same power as Shireen just mentioned right now. It's the same thing, it's the same object, it's a neutral object, it's a neutral intention, but it depends on how you use it. Inherently जब हम पावर का जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा, तो जो लोगों के जहन में बात आती है ना, that is कि one person is the aggressor और दूसरा विक्टिम है। जब भी मैं किसी से ये बात सुनती हूँ ना कि वो दफ्तर में बड़ी पॉलिटिक्स है, मेरा प्रमोशन इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़ी सियासत है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने रोना है थोड़ी देर के लिए। दे वांट टू प्ले विक्टिम, दे वांट टू फील बेचारा। ये सच बात है? सच बात ऐसे है कि ये वो लोग होते हैं कि जिनके, अगर आप, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इनके आप लेटर ऑन, यानी कि इनके आप पास्ट में जाइए, इनके आप स्टूडेंट लाइफ देखिए, इनके आप घर का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमेशा से ब्लेम गेम खेलते हुए चले हैं। ओके। ऑफिस पहुंचने के बाद भी यही कहते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, कभी भी ये फिंगर अपनी तरफ नहीं आती उनकी। तो वो हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के। जब इतने हैबिचुअल होते हैं तो फिर उनको समझाना, नाकामी एक्सेप्ट करने से उनसे प्रॉब्लम हो नहीं रही होती। विक्टिम बहुत पुराने होते हैं। अच्छा। ये कभी भी ऑफिस पहुंचकर विक्टिम नहीं होते। अच्छा। एक जो विक्टिम पहले से होता है वो ऑफिस पहुंचने के बाद भी विक्टिम रहता है। जो चीज़ों को या फेलियर्स को एक्सेप्ट करके
और हर्डल्स इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है ना पिछले वक्तों के अंदर भी, कि भाई ये जो कुछ भी हुआ, आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम द पर्सन हु शुड थिंक अबाउट एन आइडिया कि मुझे निकलना है, तो उसको कोई ना कोई रास्ता दिख जाता है। घर के अंदर भी फिर होता है कि आप बहुत छोटी यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप, और मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो विक्टिम प्ले करते हैं, बेचारा अपने आप को मजलूम समझते हैं, उनकी पूरी लाइफ देख लें, वो हर एरिया में ही अपने आप को समझते हैं कि दे हैव बीन शॉर्ट चेंज। बट शिपा, हैविंग सेड दैट, हमने कई जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन एट अ लार्जर स्केल इन सोसाइटी, उनको चेक एंड बैलेंस होते हुए भी देखा है, और उसमें थी गलत प्रैक्टिसेस। उसमें हम देखते थे कि जो वल्नरेबल तबका है उसके साथ ज्यादती होती थी। अगर आप मेरे ही कॉलेज से नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप मेरे शहर के नहीं हैं, मेरी ज़बान नहीं बोलते, तो हम साइडलाइन भी करते थे। हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ये ज्यादतियां भी तो होती थी ना। जब आप पोजीशन में आते हैं, जब आपको पावर मिलती, जब विक्टिम को पावर मिलती है, तो उसकी पहले इनसिक्योरिटीज इतनी अंदर स्ट्रांग होती हैं और दे प्ले आउट इस तरह से कि फिर वो दूसरों को विक्टिम बनाती हैं। हाँ, सो इट इज़ अ वेरी अनकॉन्शियस, हम तो 99% अनकॉन्शियसली अपने एक्ट्स कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी ने ये प्रूव किया है। तो इस तरह ये इनसिक्योरिटीज़ निकलती हैं, और आपका कहते हैं कि जो आपका किरदार है वो आपके अमल से जाहिर होता है। इनसिक्योरिटीज़ के अलावा प्राइमल रिप्रेशंस होते हैं, रिप्रेस्ड होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं बचपन से। विक्टिम एज एन होल हिमसेल्फ घर के अंदर या कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो विक्टिम नहीं बनता, उसके जो हैंडलर्स हैं, पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स एंड द कोलीग्स, ये सब मिलके विक्टिम बनाते हैं, उसको फील करवाते हैं। अब ये तो अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाना चाहूँ तो फिर तो इसका मतलब है हम सारे विक्टिम है ना, हम कहीं ना कहीं हम सबके साथ ज्यादती हुई है, हम इसके पीछे कितना छुपेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। जस्ट गिव मी वन मोर सेंटेंस। ये जो विक्टिम होता है ना, इसको लोग विक्टिम डेवलप करवाते हैं, ठीक है, उसको फेलियर्स फेस करना, एक्सेप्ट करना नहीं सिखाते। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबका शेयर है, लेकिन वो उस इंसान का बाद में जाके जब वो अपने आप में इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली जब वो प्ले आउट करता है, जाके जब वो एक हिस्सा बनता है सोसाइटी का, उस वक्त वो इंडिविजुअल अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। उससे पहले जिन लोगों ने उसको वहां पे पुश किया, वो लोग उसको सिखा नहीं रहे थे। ये तो कहाँ से अभी हमारे पास जो मैंने देखा थोड़ी सी फीडबैक जो आ रही है, लोग कह रहे हैं कि ये तो हम जनरलाइज करके तज्जिए की तरह बात कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस दैट पीपल फेसेस व्हेन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, नंबर्स आपके सामने। बात बड़ी अहम है और सब लोग सही बात कह रहे हैं, बट हाउ डू वी एक्चुअली कीप अ चेक ऑन आवरसेल्व्स कि कब मैं अपने आप को बेचारा खामखा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आमिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी आमिर साहब, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा, ये दफ्तरी सियासत या घरों की सियासत तो ऐसी होती है ना कि जो लोग 30-32 साल से ऑफिस में नहीं जाते, तो वो सियासत ही करेंगे। और वो क्या करेंगे? जो सैलरी लेते हैं महकमों से, इदारों से, इस मुल्क से, काम नहीं करते। सही, घरों में भी सियासत करेंगे, सही, गली मोहल्लों में भी करेंगे, और ऑफिस में तो करेंगे ही करेंगे। आपको लगता है कि जब कोई बड़ा कोई ब्रिलियंट अगर शख्स है और अपने काम में बहुत माहिर है, तो उसके पीछे लोग कहते हैं ना कि ये डिस्ट्रप्टर होता है, वो जो उनकी बनी बनाई गेम होती है उसको खराब कर रहा होता है, तो उसकी लेग पुलिंग ज्यादा होती है। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? उसकी तो होगी, लेकिन वो लोग जो महकमों को, इदारों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके बारे में भी तो सोचा जाए ना। बिल्कुल, काली भेड़ें तो जी हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएंगी, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। शिबा, क्या कहेंगी, हाउ शुड वी एक्चुअली कीप अ चेक ऑन दीज पीपल? दे आर रूइनिंग इंस्टीट्यूशंस एज पर द पब्लिक ओपिनियन टू। दे जस्ट नीड टू बी हर्ड। अच्छा, nobody is listening to them. They also have a voice, they have a certain, भरे में अंदर से वो, और उनकी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि आप कहते हो कि ये तो ऐसा है, इससे दूर ही रहो, आप उसे हट के इग्नोर करते हो। लेकिन जितना आप उसके पास बैठ के उसको खाली करोगे, और फिर जब वो खाली होगा तो नई चीज़ की जगह बनेगी, नए ख्याल की जगह बनेगी। मुझे लगता है कि कभी कभार जो कमज़ोर लोग होते हैं, एंड ऑफ कोर्स द नीड ऑफ बिलोंगिंग हम सब में पाई जाती है, एक इंसानी फितरत है, तो हमें ऐसा लगता है जब हम एक मजमे का, एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे तो शायद हम सिक्योर होंगे। इस पर बात करते हैं। तभी आप देखेंगे किसी भी इदारे में एक ज़बान बोलने वाले, अगर आपकी कोई रीजनल ज़बान है, किसी एक शहर से आए हैं, आप एक इसको कहते हैं कि एक गुत्था सा बन जाता है, एक ग्रुप बंदी हो जाती है वहाँ पे, और आपको लगता है उस ग्रुप में आप महफूज हैं। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी सियासत में ग्रोहबंदी ना हो, ऐसे तो सियासत चलती नहीं है। और ये ग्रोहबंदी आपको घर में भी नजर आएगी जब दो सिबलिंग ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, एक को अकेला कर देते हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देखें कि अगर कोई दूसरे शहर से शख्स आता है, वो फौरी तौर पर तलाश करता है उन लोगों को जो उसकी मादरी ज़बान बोलते हैं और जो उस रीजन से ताल्लुक़ रखते हों, और वो उस ग्रुप में अपने आप को सेफ फील करता है। शिबा, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी फील सो आउट ऑफ प्लेस अगर हम अकेले हैं? हमें लगता है कि वन इज़ वेरी वल्नरेबल, सो वी नीड टू बी इन अ ग्रुप। अब जो मैंने सीखा है वो तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है तो उस वक्त हमारे अंदर सबसे बड़ा फियर बस जाता है फॉर लाइफ, विच इज़ द फियर ऑफ अबैंडनमेंट। मैं तन्हा ना रह जाऊं, आई कैन बी अलोन बट नॉट लोनली। अब उसको काउंटर करने के लिए हम अटेंशन सीकर्स बन जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, हम आइडेंटिटी मांग रहे होते हैं। तो मैं अगर इनके साथ लग जाऊं तो मुझे इनके थ्रू मिल जाएगी। हम इतने सारी हाई स्कूल मूवीज जब देखते हैं ज़ैनब, उसके अंदर हमेशा दिखाया जाता है एक मीन लड़की होती है, बहुत बदतमीज होती है, या लड़का होता है वो बुली होता है बेसिकली, लेकिन उसके इर्द गिर्द में हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो दिखाते हैं कि उसका ग्रो, और ये वाकई आप रियल लाइफ में भी देखें कि जो सबसे बदतमीज बुली होता है, जो टीचर को भी चैलेंज कर देता है, जो दूसरे बच्चों के साथ भी ज्यादती करता है, उसके फॉलोअर्स भी होते हैं। दे आर पीपल जो कहते हैं यार हो तो बंदा ऐसा दबंग हो। ये क्यों होता है ज़ैनब? You'll see the personality types of the people who actually move around such bullies. Either A, they're looking for validation, B, they themselves don't feel so safe being in the forefront themselves. A lot, you'll see very specific personality types. You won't see strong personalities around a bully. That you'll never see. और bullies मुझे लगता है charmers भी होते हैं। नासिर क्या कहेंगे? They're very charming. I got bullied. You got bullied? Yeah, I got bullied in my college because मेरी height short थी और मेरे साथ में और सब लोग जो थे पाकिस्तान से बाहर की बात है, तो वो उनकी हाइट अच्छी थी, तो वो हमेशा छोटे ये वो, तो जैसे ही वो मुझे बोलते थे कि छोटे या कुछ भी उन्होंने बोला मुझे, तो बोलता था है ना, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप अग्री कर जाएंगे उनके साथ। अग्री नहीं, मतलब आई विल बी लाइक, मैं उनको एक्साइटमेंट शो करता था। उस वक्त मैं साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो कहते थे कि क्या हुआ, पागल है? तो मैं बोलता था नहीं, कितना मजे की बात है ना, आई एम शॉर्ट, यू आर नॉट। कहते हैं अरे छोटा है तू, छोटा। मैंने कहा लाइक राइट साइज फिक्स एवरीवेयर। The victim is the charmer in this situation. So when I therapeutically treat, जब मैं किसी को काउंसल करता हूँ या उसको थेरेपी, हिप्नोथेरेपी के थ्रू या जैसे भी, मैंने हमेशा ही बताया है बुलीड पर्सन को, जो भी मुझे सुन रहा है ना, वो लोग ये बात जानिए, काले गोरे ज्यादा कोई है अगर, या शॉर्ट हाइट है, मोटा है, तो आपको कोई बुली करे और बोले कि मोटे बनाए, मोटे या छोटे, कहना है ना, जस्ट ट्राई इट। एक इंस्टेंस चाहिए। अभी शायद सुनने में नहीं मजेदार लगेगा, लेकिन जैसे कोई कहे मोटे, कहना सी like that, lot of it. मेरे अंदर कितना बहुत है तुम्हारे, यानी वो जो लेबल आपको दिखाया लगाया जा रहा है उसको ओन कर लें, ऑटोमेटिक। Okay, enjoy it, live it. Can I say live it? Yes, that's not a problem. So sorry. Actually, in self-defense, this is one psychological trick that we teach. Basically, जो predators करते हैं, ये जो आपने बात की, बहुत बिल्कुल सही की, typecasting. This is a behavior type of predatory behavior type, जिस पर कहते हैं कि it's a warning behavior. So if somebody tries to typecast you in a specific group or a certain type of personality or something, you will bend over backwards to prove them wrong. So what he is telling is the exact way to break that cycle. Because so being a psychologist, I know that how to do that. And that's like you're also right. यानी आपको जिस होल में, जिस for example ढाल में ढाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि okay this is who you are, rather than fighting it because उसमें आपकी खामखा की एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप उसको एम्ब्रेस कर लें तो वो अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद बोल रहा हूँ जी। राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि सियासत हमारी नेशनल हॉबी बन गई है, घर में भी, दफ्तर में भी और टीवी पे भी, तो आप बताएं कि आप सियासत को एंजॉय करते हैं या आपको लगता है कि डाउनफॉल है हमारे माशरे का इसकी वजह से? नहीं, थोड़ा डाउनफॉल तो है, ये थोड़ा नेगेटिव मैनों में आता है, ये अनलकीली बन गया है सर। लेकिन एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं आप लोगों की राय भी चाहूंगा उस पर। बताइए। वो ये है कि हमारे जैसे सियासतदान हैं, कौमी जो लीडर हैं, वो अगर खुदा न खास्ता कोई हमारे मुल्क में कोई कौमी सानिया होता है या कोई डिजास्टर होता है, तो फौरन हर पार्टी का जो नुमाइंदा या बड़े लीडर वो ये कहना शुरू होते हैं यार इस पे कोई सियासत नहीं अब करेगा,
इस पे कोई पार्टी सियासत ना करे, कोई नंबर गेन ना करे, इसका मतलब वो आम रूटीन में क्या कर रहे होते हैं। नहीं, और दूसरा ये भी कि सियासत तो मुझे लगता है कि इन्हीं इश्यूज पे तो आपने वो प्रोबिंग और चुपते हुए सवालात करने हैं ना, कि अगर कोई सानेहा हुआ है तो ये क्यों हुआ है। जब आप उसको ऑलरेडी किसी के आर्ग्यूमेंट्स को या किसी की तनकीद को या किसी के सवाल करने को सियासत का नाम दे देंगे, तो इसका मतलब है जो यानी जो खुद अथॉरिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो सियासत कर रहे हैं। मुझे तो ये बयान लगता है उनकी सियासत का, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन पर इख्तलाफ आए ही ना, कोई तनकीद आए ही ना। जी, लेकिन हालांकि देखा जाए तो इन अदर वर्ड की सियासत खिदमत का नाम है और वो बड़ी जेन्युइनली एक दूसरे का ख्याल रखने का नाम है। हमने इसे नेगेटिव बना दी, हमने इसे नेगेटिव बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। शियापा, आप नहीं समझते हैं कि ये तो बड़े जुमले जिस तरह बोले जाते हैं, नाउ दैट ही इज गॉटन मी थिंकिंग, वाकई हम कहते हैं ना इस पर बात ना करें, इस पर सियासत ना करें। इन अदर वर्ड्स, मेरे रवैये को, हमारे सिस्टम्स को, जो चल रहा है उसको क्वेश्चन ना करो। ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह हमने उसको हैमर कर करके इस लफ्ज़ को इतना बुरा बना दिया, हालांकि इसमें बड़ी नेकी है, जैसे उनका खिदमत का जज्बा है। मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं हार्वर्ड भेज के पॉलिटिशियन बनाती, पॉलिटिक्स में हम क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को, क्योंकि हमने इस लफ्ज़ को मार मार के इतना बुरा बना दिया है। हालांकि ये खिदमत है, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क। मैं जो इतने यूथ के साथ काम करती हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ क्योंकि उनको पावर मिल रही है, दे गेटिंग एम्पावर्ड। इम मींस माय पावर, व्हेन आई रियलाइज माय पावर तो मैं निकल के एक बड़े कदम उठाऊंगी। दैट्स पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। लेकिन ज़ैनब, ऑफिस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स बिकम्स डेट्रीमेंटल एट टाइम्स, और इसमें ख़ास तौर पे जो लोगों के ग्रीवियंसेस होते हैं कि मेरा क्रेडिट मुझे नहीं, मेरा ड्यू क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा, जो मेरी प्रमोशन ड्यू थी, समबडी इज़ हाईजैकिंग माय मेरिट, माय क्रेडिट। ये तो लोगों के बड़े रियल तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उनको तकलीफ़ होती है इस बात से। और दूसरा ये कि वैलिडेशन नहीं है, उनको लगता है कि जिन लोगों की तारीफ़ होती है, जिनको नवाजा जाता है, वो हैं जो करीब तरीन हैं, जिन्होंने अच्छी पॉलिटिक्स की। मैं सिर्फ अगर क्योंकि अपने काम से काम रखता था तो शायद मेरी इतनी पजीराई नहीं हो रही। क्या कहेंगे आप? This is again the same conversation we had about victim, अपने आप को एक victim बनाना। हाँ. ये everybody experiences politics at some point of their lives, and how you deal with it really makes a difference. And आपने उस, have you taken that situation as an opportunity to go forward, or have you taken that as an opportunity to sit down and say कि नहीं अब तो ये उन्होंने कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। I've seen people personally in the workplace and otherwise as well, taking a situation like this and turning it into an opportunity. If somebody is taking credit, what steps have you taken before that has happened? Have you made an assumption that everybody, सबके सभी अच्छे होंगे आपके साथ? अगर आप इस assumption से चलेंगे तो ऑब्वियसली चलेगा नहीं काम। अगर आप पहले से है ना, इख्तिलाफ मुझे इस बात पे भी है कि आपको जो क्वालिफिकेशन मिली है, आपको काम का एक्सपर्ट बनाया। मिसाल के तौर पे अगर आप अकाउंटेंट हैं, आप समझते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट हैं, और आपके साथ वर्क प्लेस पे सियासत हो रही है, आपकी जो तमाम कॉलेज लाइफ थी, आपकी क्वालिफिकेशन की प्रिपरेशन थी, इट वॉज नॉट जस्ट टू मेक यू अ मास्टर इन योर क्राफ्ट, इन योर चोजन फील्ड, बट ऑल्सो योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आप उस काम के इन्वायरमेंट में शाइन नहीं कर पा रहे, अगर आप एक टीम नहीं बना पा रहे या टीम में लीडर की पोजीशन नहीं ले पा रहे, तो आपके अंदर फ्लॉ है। आप क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे? क्या कहेंगे नासिर? मुझसे आके कुछ लोगों ने इस बारे में प्रॉब्लम अपना डिस्कस किया कि मेरे साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, मैं क्या करूं। मैं गया था एक साइकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने कहा था कि इसको इग्नोर करो, ट्राई टू डिविएट, गहरी सांसें लो, जैसे लोग कहते हैं। थेरेपिस्ट सब कहते हैं गहरी सांस लो, सब सही हो जाएगा। उसमें कहते हैं कि ठंडी सांस लें, क्लोज योर आईज। मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं आपको ये सब कुछ नहीं कहूँगा, I'll take you to the reality roller coaster। मैंने कहा ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, और जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे उनके लिए मैसेज है। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने कहा ना रियलिटी की बात करें, मैंने पूछा कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप काउंटर पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? किसने आपके हाथ बांधे हुए? किसने रोक दिया? कहते हैं जी। मैंने कहा जी आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है ना, आप काउंटर पॉलिटिक्स करें। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा रीड पॉलिटिक्स, वॉच पॉलिटिक्स, see some movie about politics, or understand your situation, कि आपकी क्या about a robbery, about something, or read a book, or read a book about that. It will tell you ways. कहने के मैं क्या करूं? मैंने कहा पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं करें, it will create depression.
क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो उस पॉलिटिक्स को इग्नोर कर सकता है, आपका सब कॉन्शियस को लेके बैठा हुआ है। एक्सीलेंट थॉट। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो अंडरलाइंग रवैया है ना वो ये है कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी एंड नॉट फॉर मी। यानी आपने सोच लिया कि मेरे इर्द गिर्द ज़िंदगी हो रही है और वो मुझे मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में डाल रही है। आपने अपनी जिम्मेदारी कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद जी रहा हूँ, मैं अपने फैसले कर रहा हूँ, उस फैसले का जो भी नतीजा आएगा उसको मैंने खुद फेस करना है, आपने वो सारा आउटसोर्स कर दिया। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल जलील काकड़ बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप लोगों के प्रोग्राम में हमको बहुत खूबसूरत लगी ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रही है, सियासत के अलावा से ना। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दें कि आपको लगता है कि सियासत में अच्छे लोगों की गुंजाइश नहीं है, यानी जो लोग सियासतदान बनते हैं उनका बड़ा शातिर, बड़ा तेज तरार, बड़ा चालाक होना बहुत ज़रूरी है? हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी। नासिर, यही सवाल आपसे करूंगी, एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। क्या हमें लगता है, जिस तरह अभी शीपा भी कह रही थी कि हमने सियासत को इतना बुरा एक लफ्ज़ बना दिया है कि हमें लगता है कि वहाँ पे सर्वाइवल या वहाँ पे थ्राइव सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो बहुत चालाक, बहुत होशियार, बड़े अय्यार और मक्कार हैं। ये किस हद तक सही है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अभी अभी मेरे पास कुछ मुझे कुछ ट्वीट्स आई हैं और एक इंस्टाग्राम मैसेज भी आया है कि हमारी ऑडियो, हमारी साउंड आप तक सही तरह नहीं पहुंच रही, एंड देयर इज़ अ बस टू इट, और ये डिस्टॉर्शन पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चल रही है। सो वेरी सॉरी फॉर दैट एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट एंड वील डेफिनेटली लुक इनटू इट डायरेक्टली। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, हम जो बात कर रहे हैं वो है सियासत के हवाले से। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पर्सनैलिटी टाइप्स की भी बात हो रही थी कि क्या आप अपने आप को हमेशा एट द विक्टिम एंड, तो लोग फ़ौरन ही आके आपको अप्रोच करते हो, कहते हैं मेरे साथ सियासत हो रही है। लेकिन मैं अब अपने पैनल से ये भी पूछना चाहूँगी कि जो अग्रेसर्स होते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में, क्या वो कॉन्शियसली ये सियासत को प्ले आउट कर रहे होते हैं या उनकी भी कुछ ऐसी सबकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड नीड्स होती हैं जिसकी वजह से उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं? शिपा, जो एक बड़ा कॉमन लोग सवाल करते हैं कि ये कितना पत्थर दिल है, कितना चालाक है कि मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट है, इनजस्टिस है, एंड दे डूइंग इट ऑन पर्पस। यानी विक्टिम तो हमेशा यही सोचता है। क्या वाकई अग्रेसर बिल्कुल ही he doesn't know what he's doing, or is it conscious? No, it's not conscious. It is a pain pleasure. हम लोग हर चीज़ वो करते हैं जहाँ अवॉइड करते हैं, जहाँ तो नुकसान हो या पेन हो, और जाते हैं वहाँ जो मज़ा आ रहा हो। तो वो एक ट्रेंड बन जाता है उसका कि उसको प्लेजर मिलता है उसमें से, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इट्स अ वेरी अनकॉन्शियस स्टेट। वो उसमें इंटेंट नहीं होती, मोटिवेशन होती है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मोटिवेशन हमारे एनिमल ब्रेन की होती है, इंटेंट हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की होती है। वो तो बहुत ही हाई स्टेट है। फॉर एग्जांपल गिल्ट, पेन, ये बहुत हाई स्टेट इमोशंस होती है इंसान की। बाकी तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं हम उस पे लिव कर रहे होते हैं, जिस पे फिर ये हालत हो जाती है। सही सही। आप क्या कहेंगे नासिर, डू यू रियली फील कि जो शख्स ज्यादती कर रहा है उसको मोस्ट ऑफन पता भी नहीं होता कि वो ज्यादती कर रहा है? ऐसा नहीं है, उसको मालूम होता है, मालूम होता उसका सब कॉन्शियस अवेयर। हाँ। ज्यादतियाँ उसकी रिवर्ट बैक होके आ रही होती हैं, ज्यादती का शिकार होता है, ठीक है। पहले तभी हम कहते हैं कि जो अब्यूज होता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं अब्यूजर बनने के। बिल्कुल, टॉयलेट ट्रेनिंग की बात है ना बचपन में कि एनी चाइल्ड जिसको टॉयलेट में डांट पड़ती है, सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट, उसको डांट पड़ती है, पॉसिबली बिकमिंग यंग ही विल बी अ रेपिस्ट और अ मर्डर। रियली? जी बिल्कुल, दैट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट। कि जिसको टॉयलेट में डांट पड़ती है वो या तो किसी का हाथ मुंह तोड़ता है बड़ा होके, या रेप करता है, या मर्डर करता है। और ये क्या कनेक्शन? अच्छा, ये क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि दैट्स अ प्लेस वेयर यू आर सिटिंग इन अ वेरी डिस्गस्टिंग मोमेंट विद अ वेरी यू मोस्ट वल्नरेबल। मैं टेक्निकल टर्म्स में जा नहीं रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑडियंस उसको गेट करें। वहां पे जो इस तकलीफ दे सूरत हाल में आप बैठे हुए हैं, बेड स्मेल, जिस्म पे कपड़े नहीं, उसमें जब आप अब्यूज जो डांट खाते हैं वो आपके लिए पेरेंटल डांट है, बच्चे के लिए अब्यूज है। उसमें वो उठ के आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, जगह छोड़ नहीं सकता, स्टक्ड। इसी स्टक्ड स्टेट के अंदर जब वो डांट खाता है तो बड़े होके उसको उसी स्टक्ड स्टेट में किसी को कॉर्नर करना है, इधर फिर वो मर्डर या फिर वो रेप है।
अच्छा, और ये आपने बड़ी अहम बात इसलिए की क्योंकि कल ही मैं एक और वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि जब आप बच्चे के अगर तो वो वर्बल स्टेज में जैसे ही पहुंच जाएगा ना छोटा बच्चा, और अक्सर बात ये हो रही थी कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बच्चे पे क्या असर होता है, माँ बाप लड़ते हैं, द ओनली थिंग द चाइल्ड इज पिकिंग अप ऑन इज कि ये मेरा फॉल्ट है, मैंने कोई खिलौना छोड़ दिया होगा। वो हर लड़ाई को अपने आप से जोड़ लेता है, वो खुद ब्लेम लेने लेता है, एंड देयरफॉर दैट आल्सो यू नो डिस्टर्ब्स देयर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। ज़ैनब, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारी ज़िंदगियाँ पहले भी कॉम्प्लिकेटेड थी, अभी भी हैं, तो क्या इसका कोई हल नहीं है? कैन वी नॉट लिव इन अ हैप्पी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट? उसके लिए क्या किया जाए? दूसरों के बारे में सोचना बंद कर लें, अपनी चीज़ पे फोकस करें क्या? Actually, first thing that I would advise, and I do advise this to everybody I teach self-defense to, communication strategy is key. चाहे वो NLP हो, Neuro-Linguistic Programming हो, which you learn, चाहे whether you read books like Art of War, like influenced by Robert Cialdini. So they talk about understanding human psychology, and आपने काम इंसानों के साथ करना है, आपने उन पैसे इंसानों से लेना है, आपने हर चीज़ इंसानों के साथ ही करनी है, तो why not understand the इंसान to start with? We love to work with assumptions कि नहीं वो इस तरीके से behave करेगा. 9 billion people on the planet, not everybody reacts the same. And हमारे, if you notice, people give blanket statements about entire races, about entire cultures. When there's so many people inside, they're very different. You need to understand the behaviors of different people. You need to understand कि okay ठीक है, अब next step क्या कर सकते हैं, what are they capable of, and that will actually help you secure yourself in your own world. Make it easier for you. हम self defense में यही सिखाते हैं, verbal self defense और psychological self defense is all about this, positioning yourself and how to position yourself to receive the least amount of hate, the least amount of issues, and reduce that toxicity that you're receiving in your life. अच्छा, आप इसमें क्योंकि वर्बल एंड इमोशनल की भी बात कर रहे हो, यानी सेल्फ डिफेंस से सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में पता नहीं क्यों एक फिजिकल असॉल्ट आता है। सो अगेन इन दिस, जब हम कहते हैं ना कि हम पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या हमारे यहाँ ऑफिस है, तो दैट विक्टिम मेंटालिटी कई लोगों के लिए काफ़ी ओवर्ट होता है, यानी उसमें नेम कॉलिंग भी आ जाती है, वर्बल अब्यूज़ आ जाता है, तो उसमें आप क्या मशवरा देंगे लोगों को? हाउ टू शील्ड देमसेल्व्स, हाउ टू गो पास्ट इट, हाउ टू स्टॉप इट टू बिगिन विद? Well, first of all, we had just discussed this earlier behind the scenes that जो bully है वो your emotions are a fuel for them, right? So first of all, cut the source. That's the best, I think, advice that could be given. Secondly, आपके मुंह से जो डेटा निकलता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है आपके अगेंस्ट एट एनी गिवन टाइम विद धमकी ना दें सबसे पहले तो धमकी ना दें, जो करना है कर गुजरे, धमकी ना दें। लेकिन या धमकी के अलावा भी you should generally be careful about what comes out of your mouth. What sort of opinions are you giving? What sort of information are you giving to the listeners sitting in front of you? पूरा जो बिल्कुल ये बात इन्होंने सही कही है कि सिनेरियो लोग भूल जाएंगे, लोग ये भूल जाएंगे कि आप उसका प्रिल्यूड क्या था, आपको किस तरह उस पॉइंट तक पहुंचाया गया, जो आप उस वक्त चीख के बोलेंगे। दैट्स व्हाई पीपल हु आर इन अब्यूजिव रिलेशनशिप्स आमतौर पे विक्टिम ही बेचारा बुरा बनता है, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे पहुंच के एक्सप्लोड करता है चीपा, किसी ने बैक स्टोरी तो देखी नहीं, सबको लोगों को नजर आ रहा है कि वो जो उसकी शिद्दत है तकलीफ की वो उसका इजहार कर रहा है, पीपल से इट्स अनएक्सेप्टेबल। ओनरशिप नहीं सिखाते हमारे यहाँ, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी, ओनरशिप नहीं सिखाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाते। उसके अलावा जब ये बात आपने अभी हैप्पीनेस की ना, दैट्स अ वेरी की पॉइंट। हैप्पीनेस कैसे आनी चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी। आई ऑलवेज आस्क माय क्लाइंट, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच नासिर फॉर ब्रिंगिंग अप दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खुश नहीं हैं और इसके लिए आप सियासत को, लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुश रहना और खुश अपने आप को रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच नासिर फॉर बीइंग हियर, ज़ैनब फॉर बीइंग हियर एंड शीपा। अगला टॉपिक इसी पे करेंगे, अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कैसे कबूल करें। विद दैट टुडेज शो कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट द टेक्निकल ग्लिच। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट ASAP। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।